हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसके प्रीवियस के सेशन में हमने ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर 6 है, जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अब तक हमने इसके एक वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था जो जेनेटिक्स पढ़ने के पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस वीडियो के बाद हमने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने डिस्कस किया था डीएनए के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हमने उसमें डीएनए की पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है यानी कि न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये हमने हिस्टोन, ऑक्टामर्स, हमने पूरी डिस्कशंस ऑलरेडी कर रखी हैं। नाउ ये सब हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी हमें इतिहास के पीछे जाना पड़ेगा कि अगर हम देखें कि 1869 में, तो यहाँ पर अगर आप याद करें तो मिशेर ने न्यूक्लियन वर्ड का नाम दिया कि न्यूक्लियस में कुछ एसिडिक चीज़ मिल रही है जिसको उन्होंने न्यूक्लियन वर्ड बोला। तो ठीक है, यहाँ से हमें न्यूक्लियन वर्ड मिला था, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। अगर हम आगे और चले, कुछ और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखें, ऐसे तो इसकी पहले हमें लिखना चाहिए था 65 के अराउंड। यहाँ पर आपने देखा था कि मेंडल का वर्क पब्लिश हो गया था, है ना, जो मेंडल का वर्क था वो हो गया था। इसके बाद अगर हम देखें 1900 के अराउंड, तो 1900 के अराउंड, क्योंकि मेंडल का वर्क होने के बाद 16 ईयर्स तक मेंडल का वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में कि क्यों नहीं हुआ था, है ना। उनके जाने के बाद यानी कि उनके आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ बेटर टू से, उनके वर्क को 3 साइंटिस्ट ने दोबारा से रीडिस्कवर्ड किया। उन 3 साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, तब जाकर उनके वर्क को दोबारा से रिकॉग्निशन मिली। तो 1900 में उनके काम की रीडिस्कवरी हुई थी, मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1910 के अराउंड, तो टीएच मॉर्गन साहब भी आ गए थे, मॉर्गन ने भी अपना वर्क कर लिया था, है ना। 1920 की बात करें तो उस वक्त तक हमारे पास सब कुछ इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू द रोल ऑफ क्रोमोसोम। कहने का मतलब जैसे जैसे ये सब साइंटिस्ट अपना काम करते गए, एक्सपेरिमेंट्स करते गए और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके जो भी इंफॉर्मेशन पुट फॉरवर्ड करते गए, हमारे पास 1926 तक आते आते हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन था कि हम अब क्रोमोसोम के तरफ यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल तक अब हम अपनी स्टडी को आगे मोड़ दे सकते हैं। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिशेर and the proposition for the principle of inheritance by Mendel were almost at the same time. देख रहे हैं आप 65 and 69. But that the DNA act as genetic material took long to be discovered and proven by 1926 तक आते आते the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by ग्रिगोर जोहान मेंडल, इनका पूरा नाम था, वॉल्टर सटन, जो सटन एंड बाउरी हमने पढ़ा था, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैज नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल्स। बट अभी भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ पाया था, बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल had not been answered. अब इस सवाल का, इतने डिस्कवरीज के बाद भी एक सवाल रह ही गया था, उस सवाल का आंसर नहीं मिल पाया था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल के नाम पर हम किसे कहेंगे कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो उसके पीछे सर्च शुरू हुई, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए हमें ये टॉपिक जानना है। इसका मतलब इस टॉपिक में हम वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि इन सर्च के लिए किया गया, ठीक है। आप घबराएं नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बट आपके सिलेबस में 3 एक्सपेरिमेंट्स मेनली पढ़ने हैं, ठीक है। उन्हीं तीनों का डिस्कशन हम करेंगे।
अब ये सर्च करना कि वेदर द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, और कुछ ने तो ये कहा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल इवन प्रोटीन है, ना डीएनए ना आरएनए बल्कि प्रोटीन। तो आखिर हम ये तह तक पहुंचे कैसे कि एक्चुअली व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट्स डीएनए आरएनए और प्रोटीन। इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। हमारे सिलेबस में ये 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, तो हम भी उन तीनों एक्सपेरिमेंट्स पर को ध्यान से देखेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द पाथ ऑफ द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किन्होंने किया था? तो आपको ईयर, साइंटिस्ट का नाम और क्या सैंपल लिया, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के एंड में क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किया, हमें उस एक्सपेरिमेंट से क्या इंफॉर्मेशन पता चली, ये जानने इंपॉर्टेंट है। सो द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ईयर कौन सा है? 1928। साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उनका सैंपल क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अब ध्यान से रखें, बहुत जगह आप ये देखेंगे कुछ और नाम लिखा रहेगा, आपको यही याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही है। बहुत सारे बुक में आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है डिप्लोकोकस निमोनी। यहाँ पर आपको अगर नीट में पूछेगा तो आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही बताना है। ठीक है, अब एक्चुअली अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को देखें तो ये क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का मतलब होता है राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन में। तो अगर ये चेन में हो तो इसी को आप क्या बोलते हो? स्ट्रेप्टोकोकस। आपने किंगडम मोनरा में पढ़ा होगा, है ना, बैक्टीरिया के शेप्स। अगर अकेला है तो मोनोकोकस, दो एक साथ हैं तो डिप्लोकोकस, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, अंगूर की तरह बंच में है, गुच्छे में है तो स्टेफाइलोकोकस। ये सब हम किंगडम मोनरा में पढ़ते हैं। यहाँ जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो नाम से आपको लग गया होगा कि ये क्या करता है? निमोनिया कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए आपको दोनों नाम जानने हैं कि सबसे पहली चीज कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, फंजाई नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, वायरस नहीं है, क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, नाम क्या है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ही, क्योंकि ये निमोनिया कॉज करता है, इसको नीमोकोकस भी बोला जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो ऑप्शन में वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दे या नीमोकोकस दे, आप दोनों में आप ये समझे कि बोथ ऑफ दीज होगा। या अब ये आपका जो बैक्टीरिया है, इट्स अ बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने इस प्रिंसिपल को बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या, है ना। तो यहां से इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको एनफ पता चल गई कि क्या हुआ था। अब देखिए, एक्चुअली इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, क्या एक्सपेरिमेंट है? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट्स है। ठीक है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आप क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह लें या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कह लें या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट कह लें, बात सेम है। ठीक, चलिए, कब हुआ था? 1928 में। ईयर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक, नाउ इन्होंने लिया क्या था? सैंपल। सैंपल में लिया था इन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म लिए थे? स्ट्रेप्टोकोकस। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये जीनस है और स्पेशीज है। मैं हैंड राइट कर रही हूं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी है। और इसे क्या कहा एनसीईआरटी ने? इसे और कहा न्यूमोकोकस। ठीक, अब एक्चुअली इस बैक्टीरिया के क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, एक्चुअली इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, दो कह सकते हैं आप, दो वेराइटीज पाई जाती हैं। जैसे इंसान होते हैं ना, एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान, है ना।
तो इसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेन है जिसको आप कहते हैं आर टाइप स्ट्रेन एंड अनदर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज एस टाइप स्ट्रेन, ठीक। अब ये आर वाला आर क्यों है और एस वाला एस क्या है? सो ये आर इसलिए आर है क्योंकि ये रफ है, ठीक है। अब अगर आप इसे ग्रो करेंगे मीडिया के ऊपर तो इसकी रफ कॉलोनी आएगी। ये एस इसलिए एस है क्योंकि इसकी स्मूथ टाइप है, ये इसलिए हमने एस बोला। अगर हम इसकी कल्चर करें तो स्मूथ कॉलोनी आएगी, शाइनी कॉलोनी आएगी, स्मूथ कॉलोनी आएगी, ठीक है, कल्चर मीडिया के ऊपर। अब मेन बात है कि आखिर ये स्मूथ क्यों है, ठीक है, और आखिर ये रफ क्यों है? ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहां अगर हम देखें कि ये बैक्टीरिया है सपोज, क्योंकि कोकस है तो राउंड तो होगा ही, है ना। चेन में है तो हम चेन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपको सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्मूथ होगा तो क्या होगा इसके ऊपर, सी, इसके ऊपर आपको एक कैप्सूल नजर आएगी, है ना। इट इज कैप्सुलेटेड, इट इज कैप्सुलेटेड, ठीक है। और ये कैप्सूल होने की वजह से ही ये स्मूथ है, और ये कैप्सूल होने की वजह से ही ये पैथोजेनिक है। इट इज पैथोजेनिक, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक होने का मतलब वायरुलेंट होना, आप कह सकते हैं वायरुलेंट, वायरुलेंट। अब पैथोजेनेसिटी या वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, ठीक। यानी कि इसीलिए ये वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, क्योंकि इसके पास कैप्सूल है और यही इसको जानलेवा बनाता है। और इसी कैप्सूल की होने की वजह से ये स्मूथ है, इसीलिए आपने बोला इसे एस टाइप। आर टाइप रफ है। अब रफ क्यों है? क्योंकि इसके पास वो कैप्सूल नहीं है, कैप्सूल ना होने की वजह से ये रफ है। नाउ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस कैप्सूल इट इज रफ, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस कैप्सूल इट इज नॉन पैथोजेनिक, यानी कि पैथोजेनिक ये नहीं है, ये जानलेवा नहीं है। अगर बॉडी में आ भी गया तो निमोनिया कॉज नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रहा इस स्ट्रेप्टोकोकस को लेकर इंफॉर्मेशन। अब आखिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या? उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इसको अगर हम एक स्लाइड पर बताने की कोशिश करें पहले तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने लिया माइस, ठीक है। माइस को लेकर उसमें इन्होंने क्या किया, जो आर है ना, आर मतलब समझ गए आप, है ना, आर लिविंग टाइप के सॉल्यूशन को सिरिंज में भरकर उसको इंजेक्ट किया, तो रिजल्ट क्या था, माइस वॉज लिविंग, यानी कि माइस कैसा था, माइस वॉज लिविंग। सेकेंड सेटअप में अगेन माइस वॉज टेकन, प्लस अब इसको कौन सा सिरिंज दिया गया, क्या इंजेक्ट किया गया इसकी बॉडी में, एस लिविंग। अब क्या इंजेक्ट किया गया, एस लिविंग। अब आर लिविंग क्या है, एस लिविंग क्या है आप जानते हैं। अब यहां पर देखा गया कि ये जो माइस है इसकी डेथ हो गई, ठीक है। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट होना भी चाहिए क्योंकि माइस को तो निमोनिया हो जाएगा, माइस विल डाई, है ना। और माइस की जब ब्लड एनालिसिस की गई तो उसमें एस लिविंग की वजह से उसमें माइस को निमोनिया हो गया था, इसकी वजह से वो डाई किया, नाउ उसकी डेथ हो गई। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है, माइस, और इसमें उन्होंने क्या किया, एस तो लिया लेकिन अब उसको लिविंग नहीं छोड़ा, उसको हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड, हीट किल्ड कहना मतलब उसको एटेन्यूएट कर देना, मतलब उसकी बाहर की कोटिंग तो सारी डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल रह जाएगा जो कि कुछ नहीं कर सकता, उसका कैप्सूल डिग्रेड हो जाएगा। सो माइस यहां पर क्या हो जाएगा, माइस वॉज लिविंग। क्यों? क्योंकि ये एस हीट किल्ड है ना। अब यहां पर चूंकि ये एस हीट किल्ड है, इसको उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस क्यों जिंदा रहा, माइस वॉज लाइफ। यहां पर इसलिए माइस जिंदा था बिकॉज दिस, यहां पर क्या हुआ, दिस एस स्ट्रैंड डेड है, सो नॉट एबल टू मल्टीप्लाई बिकॉज एस स्ट्रैंड इज इन डेड कंडीशन,
है ना, सो अनेबल टू मल्टीप्लाई। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूं, ये जो दो फैक्टर है जिसमें माइस वाज लिविंग, एक तो फैक्टर नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सॉरी थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड को क्यों ना हम एक साथ मिला दें, यानी कि माइस हम ले, ठीक है, और हम एक सॉल्यूशन लें, और इस सॉल्यूशन में हम क्या करें, आर लिविंग में माइस जिंदा था उसको भी ले लें, प्लस एस हीट किल्ड में माइस जिंदा था उसको भी हम ले लें, एक साथ ले लें, ठीक है, एस हीट किल्ड ले लें, उसको भी ले लें एक साथ, और अब हम इस सॉल्यूशन को माइस को इंजेक्ट करें, तब तो माइस को लिविंग होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस केस में इंडिविजुअली आपने लिया, माइस वाज लाइफ, बट दोनों को एक साथ मिलाकर लिया तो माइस क्या हो गई, माइस की डेथ हो गई। अब ये जो माइस की जो डेथ हुई ना, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया कि आखिर ये इस माइस की डेथ हुई क्यों, है ना। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन कि आखिर माइस की डेथ क्यों हुई, अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट ने एक नया मोड़ लिया, है ना। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग विच कन्वर्टेड आर लिविंग टाइप इनटू एस टाइप। तभी तो हुआ कि कुछ तो ऐसा है जिसने आर इस लिविंग को एस लिविंग में कन्वर्ट कर दिया। अब आखिर वो क्या था जिसने आर लिविंग को एस लिविंग में कन्वर्ट किया, इसके लिए आपको इसके सॉल्यूशन पर जरा ध्यान देना पड़ेगा। ये था सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आपने क्या लिया था, आपने लिया था एक ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसको आपने बोला था ये आर लिविंग है। कैसा है, आर लिविंग है। आपने लिया एक दूसरा, और उसका आपने क्या किया, बैक्टीरिया को आपने किल कर दिया था, ठीक है, लेकिन ये हीट किल्ड है, एस हीट किल्ड, ये लिया आपने। और इसमें आपने क्या किया, इसका जेनेटिक मटेरियल तो है ना, बट इसका प्रोटीन कोट नहीं है, कैप्सूल नहीं है। अब इसकी वजह से ये खुद तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जरूर है। अब ये क्या हुआ कि ये इसने नेकेड डीएनए ने एंट्री की इस आर लिविंग में। एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये जो भटकती हुई जो आत्मा थी, इसके पास शरीर नहीं था, इसको एक जिंदा शरीर मिल गया, है ना। नाउ व्हेन इट गेट इंटर्ड इनसाइड द आर लिविंग टाइप, it due to this R living type get transformed into S live, क्योंकि ये इसके पास जीन है ना वैसा, तो आखिर ये तो अपना जैसा ही काम करवाएगा। इसके पास जीन है कैप्सूल बनाने के लिए, बट यही था कि इसके पास कोई मशीनरी नहीं थी। अब इसने क्या किया, इसको एक लिविंग सेल मिल गया, लिविंग सेल के अंदर जैसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल गया, इसने इसको भी उसके अपने जैसा बना लिया। सो हियर दिस आर लिविंग गेट ट्रांसफॉर्म्ड, कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड, किसके जैसा इसका रूप परिवर्तन हो गया, गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस। अब लिविंग है तो लिविंग हो ही गया, अब जैसे ही एस लिविंग जैसा होगा अपने जैसा काम करवाएगा, विल कॉज द निमोनिया। अब दिस आर लिविंग गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस लिविंग, और जिसकी वजह से इसकी माइस की डेथ हुई, और इसी की वजह से आप इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, आप इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका मेन रोल क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों है, और कौन से बैक्टीरियम का यूज किया गया था, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वही है मेथड के नाम पर कि एस लिविंग वाज वायरुलेंट, यानी कि डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी थी। देख रहे हैं बेचारा ये माइस उल्टा डेथ हो गया है, इसका उल्टा पड़ गया है। नेक्स्ट इज आर लिविंग टाइप, नॉन वायरुलेंट है, जिसकी वजह से माइस वाज लाइफ। यहाँ पर अगर आप देखें एस स्ट्रेन है, लेकिन ये हीट किल्ड है, जिसकी वजह से माइस वाज अगेन लाइफ। अब इन दोनों मिक्सचर को, यानी कि इसको और इसको इन्होंने मिला दिया यहाँ पर, है ना। अब इसको एटेन्यूएट कैसे करते हैं, हीट किल्ड करके, जिसकी वजह से अगेन माइस वाज डाइड। इसी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कुछ तो ऐसा था जिसने आर लिविंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हियर आर टाइप गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का डन है। मैंने बोला था 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा, ठीक है। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनी,
they were called as S type, while others produces rough colonies, they were called as the R type. तो R type, S type सब है. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat, एक कैप्सूल है जिसकी वजह से ये वायरुलेंट है. ठीक है. जो आर स्ट्रेन है, वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, मतलब ये क्या है, वायरुलेंट नहीं है. माइस इन्फेक्टेड विथ द एस स्ट्रेन वायरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया, क्योंकि आर स्ट्रेन तो वायरुलेंट था ही नहीं. अब यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट देखें तो एस स्ट्रेन अगर लिया, इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस डाई. आर स्ट्रेन लिया, इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस वाज लाइफ. ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम. He observed that heat killed S strain bacteria injected into mice did not kill them, because when heat killed, जो आपका S strain है, अगर heat killed है, that was injected into the mice was live. तो अब इन्होंने दो चीज़ों को मिक्सअप किया, S heat killed and R live, and then injected into the mice was die. और यही क्वेश्चन मार्क उठा कि आखिर माइस की डेथ हुई क्यों, है ना. सो यहाँ पर हमने देखा, ही कंक्लूडेड दैट R strain bacteria had somehow been transformed by the S heat killed strain bacteria. So some transforming principle transformed from the S heat killed strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. ठीक है. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from the experiment. यानी कि अभी भी वो क्वेश्चन जो था, इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. इससे ये तो पता चल पाया कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इसके जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है ना. आर टाइप गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप, बट वो किसकी वजह से, अभी भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया. अब इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया, सेकंड एक्सपेरिमेंट था हमारा, जिसमें कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, यानी कि जो ग्रिफिथ ने अपना एस हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया था, जो सॉल्यूशन था, उसी को सेकंड एक्सपेरिमेंट ये है, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर उसी एक्सपेरिमेंटल को दोबारा सेटअप करके और अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अपना ऑब्जर्वेशन आगे पुट फॉरवर्ड किया. अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि आखिर इस बायोकेमिकल प्रिंसिपल जो किया था उन्होंने, आपका ने जो 3 साइंटिस्ट है, ऑसवाल्ड एवरी, आपके मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 नाम से ये क्वेश्चन आता है, जिसको यहाँ पर सर्कल किया है मैंने. अब एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एस स्ट्रेन लिया, है ना, और वहां से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया. उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा था क्या. ठीक है, चलिए, होप सो, प्रॉमिस, ये कल वीडियो आपके पास, ये नेक्स्ट वाले वीडियोस आ जाएंगे आपके पास, 2 एक्सपेरिमेंट जो आपके पास है. अब चलते हैं, होप सो आपको ये समझ में आया होगा. और एक चीज़, हाँ, आप लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. अगर आप देखते हैं इसे, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक किया करें, उसे सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट दूसरे भी उठा सकें. क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी बुक ऐसी है जिसके इंफॉर्मेशन इतने ज़्यादा इम्बेडेड हैं, जिसे बहुत डिस्क्लोज करके पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप देखोगे कि नीट में क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, एक लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, स्टिल बच्चों को प्रॉब्लम होती है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन, इन बिटवीन द लाइन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया, इसमें भी इंफॉर्मेशन हिडन है, वो आपको डिस्क्लोज करके पढ़ना है ना. तो होप सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर, बाय बाय. और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें.